दोस्तों मेरा नाम है अमन। जैसे कि आप सब कि देख रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की आज हम बात करेंगे। सो वेलकम टू द अमन ट्यूटोरियल चैनल। सो आज हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जैसे कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि ये इसका काफ़ी जो है कि भी इसके बारे में बहुत टॉपिक आ जाते हैं। जैसे हम सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो कि फार्मास्यूटिक यूरिस्प्रूडेंस में आप बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये डी फार्मेसी में आप 2nd ईयर में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक में हम ड्रग की डेफिनेशन के बाद में बात करेंगे कॉस्मेटिक में। सो ड्रग एंड इसकी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये बनाया गया है ताकि कोई भी जो भी ड्रग स्टोर होती है, चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे उनकी मार्केट होती है, चाहे वो बाहर एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, उसको मद्देनज़र रख के ये रूल बनाया गया था। सो ये इसके पीछे कोई हिस्ट्री तो होगी। पहले तो इंडिया का सिर्फ जो है कि आयुर्वेदिक सिस्टम बेस्ट था। ठीक है, वही चल रहा था। सो क्या होता था कि इंडियन लोगों को ये एक्सपायरी मेडिसिन दी जाती थी। ठीक है ना। सो क्योंकि फॉरेन इंग्लैंड का रूल चल रहा था तो इंडियन लोगों को अच्छी मेडिसिन भी नहीं दी जाती थी, साथ ही साथ एक्सपायर भी दी जाती थी। जब इंडिया पावर में आया तो उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया ताकि लोगों को एक अच्छी मेडिसिन मिल सके, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो। ठीक है। सो 1940 में ये जो एक्ट था ये क्या है कि भी वो पास हो गया। फिर 1945 में ये इम्प्लीमेंट हो गया। ये सारी जगह इम्प्लीमेंट हो गया एक्सेप्ट J&K। क्योंकि J&K में अभी भी 370 जो थी लॉ चल रहा था। सो अब 370 जो है मोदी जी ने हटा दी है। सो इसके कारण क्या है कि भी अब ये जो भी रूल होते हैं वो J&K में भी इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है ना। सो अब बात आती है अमेंडमेंट की। दोस्तों अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब कि कोई भी जब रूल बनता तो ये नहीं कि वो पहली बारी में परफेक्ट बन गया। सो उसमें कुछ इम्परफेक्शंस भी होती हैं। सो उनको मॉडिफाई करके उस रूल को अच्छी तरह से मतलब कि उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि रूल जो है अच्छा बन सके। सो एंड मॉडिफाई दिस रूल फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, ताकि भी जो भी रूल बन रहा है उसका अच्छी तरह से उसमें कुछ इम्प्लीमेंट की जाए, उसमें कुछ चेंजेस की जाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाए ताकि वो लॉ जो है जो अच्छा बन सके। ठीक है। सो कुछ भी जो मॉडिफिकेशंस आती हैं, चाहे वो क्यों मॉडिफिकेशन, क्योंकि हर बार ये वन टाइम लॉ नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं जिसके कारण लॉ जो है अधूरा रह जाता है। सो जब भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है ताकि उस लॉ की परफेक्शन को हम बढ़ा सकें, और ठीक है ताकि वो बेटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल हेल्थ के लिए अच्छा हो। ठीक है। कुछ भी मॉडिफिकेशंस आती हैं किसी भी लॉ में, हम चेंजेस करते हैं तो उसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। सो दोस्तों ये जो अमेंडमेंट थी इस लॉ में हम कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी है? 1955 में अमेंडमेंट, 1960 में, 1962, 64, 70, 1972, 1982, 1995 और 2008 में। सो ये इतने नंबर ऑफ टाइम इस रूल में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक था इसमें इतनी बारी जो चेंजेस की गई ताकि इस लॉ को अच्छी तरह से इस पर सुधार किया जा सके। ठीक है। तो उसके बाद आती है दोस्तों इस लॉ को बनाने का मकसद क्या था? सो यही मकसद था ताकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और सेल्स हो रही है ड्रग की, उसको एक प्रॉपर वे से उसके लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे सेल का हो, वो लाइसेंस द्वारा ही हो। चाहे वो हम अगर सेल कर रहे हैं तभी उसके लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस, और पढ़े लिखे लोग ही इसको बी फार्मा डी फार्मा जिन्होंने की है वो ही क्वालिफाइड लोग ही इसकी सेल्स करें। ठीक है। और दूसरा आ जाता है इसमें कि भी ताकि भी ये हमने इसलिए भी कि ड्रग इज़ नॉट कि क्वालिटी वाइज भी ड्रग जो है अच्छा मिले। ड्रग विद द गुड क्वालिटी शुड नॉट बी, कहता है जो अच्छी क्वालिटी का ना है वो ना सेल हो। ठीक है। उसके वेल क्वालिफाइड लोग इसको मतलब जो है सोल्ड करे ड्रग को, साथ ही साथ जो है कि भी इनके पास एक लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है। सो कहता है पहले तो ये ड्रग सिर्फ कंट्रोल कर रहा था आयुर्वेदिक और सिंधा को और यूनानी ड्रग को, बट अब जो है कि इन्होंने बोला था एंड जो दो कमेटी थी बनाई गई थी जो DTAB और DCC। सो ये कमेटीज जो थी आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी पे तो कर ही रही थी, प्लस अब ये एलोपैथिक पे भी अपना रूल को फॉलो करवाती थी। क्योंकि ये कमेटीज ये जो बनाई गई थी इनका यही काम था कि भी कोई भी अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक में सुधार करना है, ठीक है ना। सो पहले ये सिर्फ आयुर्वेदिक, सिंधा और यूनानी में भी मतलब अपनी जो एडवाइस देती थी, ठीक है, या कंसर्न करते थे, बट अब ये एलोपैथिक पे भी ये कमेटीज का योगदान था ताकि वो एलोपैथिक में भी कुछ अच्छी एडवाइस दे सके और कुछ कंसर्न कर सके। अगर कुछ इन्होंने सलाह देनी हो तो वो भी दे सके। ठीक है, गवर्नमेंट को। ठीक है।
सो ड्रग क्या होती है दोस्तों? ड्रग का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी मेडिसिन जो हम इंटरनली मतलब हम खाएं या बॉडी पे लगाएं, एनिमल पे या ह्यूमन पे लगाएं, ताकि वो जो मेडिसिन है यूज़ वो इंटेंडेड टू यूज़, ताकि वो अच्छी तरह से यूज़ हो सके, ठीक है ना। सो कोई भी मतलब मेडिसिन है वो इंटरनली एक्सटर्नली हम ह्यूमन पे एनिमल पे अप्लाई करते हैं, ताकि भी ह्यूमन को उसको डिजीज से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ ड्रग इज ऑल्सो वन ऑफ दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। इसमें ये बताया गया कि कहता है कोई भी इंसेक्ट जो रिपेलेंट हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, चाहे ठीक है, जो इंसेक्ट को किल करते हैं, जो ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी को डिजीज करते हैं, सो वो भी क्या है, ड्रग की डेफिनेशन। कॉस्मेटिक की डेफिनेशन देखिए तो कॉस्मेटिक का उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा आर्टिकल जो हम अपनी स्किन पर जो रब करते हैं, पोर डालते हैं, स्प्रिंकल भी ये छिड़कते हैं और या स्प्रे करते हैं, ठीक है, जैसे हम सेंट जो परफ्यूम होती है वो भी स्प्रे करते हैं, अपनी अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ताकि वो हमारी ब्यूटी को एनहेंस कर सके और अट्रैक्टिवनेस हमें हमारी क्लिनजिंग पर्पस के लिए और हमारी ब्यूटिफिकेशन और अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करे, उसे हम कॉस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिस ब्रांडेड। दोस्तों ड्रग्स वो आती हैं जिन पे वो ड्रग्स आती हैं जिन पे प्रॉपर क्या है कि भाई जो मेडिसिन की लेबल पे जो मेडिसिन होगी उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए उनके लेबल पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, ठीक है, मिस ब्रांडेड में, ठीक है। मिस ब्रांडेड में प्रॉपर जो है ड्रग का जो स्ट्रिप्स होती हैं उसमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का, मेडिसिन का नाम, कंपनी का नाम, डेट एक्सपायरी अच्छी तरह से हो, अगर वो प्रॉपर प्रिंटिंग हो, इंक अच्छी हो, ठीक है ना, कोई भी मिस्टेक्स ना हो उसमें, ठीक है, प्रिंटिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो, वो गुड उसकी जो ड्रग की कोटिंग भी जो हो वो भी अच्छी हो, और क्या कहते हैं टैबलेट्स की भी कोटिंग अच्छी हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। दोस्तों अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को वो ड्रग्स होती हैं जिनमें क्या कहते हैं इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अगर आप कोगनोसी में पढ़ेंगे तो उसमें भी अडल्ट्रेटेड ड्रग है, कोई भी एक ऐसी नेचुरल ड्रग जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं, कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस, ताकि वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई बंदे ने अगर प्रॉफिट कमाना हो, ठीक है ना, सो वो क्या करता है कि वो अडल्ट्रेशन करता है। जैसे हम दूध में कई लोग दूध की सेल करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, तो वो भी एक तरह की अडल्ट्रेशन ही है, ठीक है। सो ये भी अडल्ट्रेशन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस डाल दें, गंदा सब्सटेंस डाल दें या कोई सड़ा हुआ डीकम्पोज सब्सटेंस डाल दें, ठीक है ना। सो ये नहीं सिर्फ के भी उसमें मिक्सिंग की जाए, उसकी प्रॉपर स्टोरेज भी अच्छी होनी चाहिए सब्सटेंस की। ड्रग की स्टोरेज पे भी बहुत मैटर करता है, अगर ड्रग की स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं होगी तब भी ड्रग खराब हो जाएगी, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमिडिटी, लाइट और प्रॉपर बैक्टीरियल ग्रोथ भी हम देखेंगे भी उस ड्रग में कोई ना हो, ठीक है। सो जो जिसमें ये चीज़ों का प्रिकॉशंस होगी वही एक अडल्ट्रेटेड ड्रग जो है कहलाएगी, ठीक है। सो उसके बाद प्रिकॉशन होगी तो वो अडल्ट्रेटेड नहीं कहलाएगी। अगर ये चीज़ें मतलब जैसे कोई ड्रग है, अगर उसमें मिक्सिंग या ये चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो फिर वो अडल्ट्रेटेड नहीं होगी, फिर तो वो अच्छी ही रहेगी। पर अगर इन चीज़ों का जैसे कोई प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं है, कोई ड्रग की प्रॉपर उसकी स्टोरेज कंडीशन पे नहीं ध्यान रखा, या उस पर कोई सब्सटेंस ऐसा मिक्स किया है जो उसकी क्वालिटी को भी डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना, तो ये सिर्फ इसीलिए लोग करते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके अडल्ट्रेटेड, ठीक है। सो स्पूरियस ड्रग्स वो होते हैं जैसे कोई भी दो ड्रग है, ठीक है ना, वो रिजेंबल हैं, जैसे पीसीएम और अगर डिक्लोफिनेक। वैसे तो चलो इनकी शेप अगर शेप वाइज हम अज्यूम कर लें कि इनकी शेप जो है सेम मिलती है, पर हमने क्या कि बना के पहले पीसीएम रख दी है, ठीक है ना, स्टोर में, और उसके बाद हमने डिक्लो पर हमने लेबल नहीं किया, और हमने डिक्लो पे पैरासीटामोल का लेबल लगा दिया और पैरासीटामोल डिक्लो का पे, तो उसे हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं, ठीक है। सो मैन्युफैक्चर कौन होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है जो बैच डालता है, जैसे कोई भी बैच है, चाहे सिरप बनानी हो, वो प्रॉपर जिसे पता हो शुगर की क्वांटिटी कितनी है, पानी की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है ना, उसमें अगर कोई फ्लेवरिंग एजेंट डालना है, ठीक है। सो ये तो है कि वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करे, साथ ही साथ वो लेबलिंग का, पैकेजिंग का, और उसे अच्छी तरह से एक फिनिशिंग दे, मतलब उसको प्रॉपर जो है वो बने, इसका भी वो ध्यान रखे, ठीक है ना। सो सिवाय सिर्फ वो डिस्पेंस पे नहीं मतलब उसका कोई रोल होता, वो डिस्पेंसिंग में सिर्फ वो ये देखे कि वो प्रॉपर अच्छी तरह का वो जो उसने बनाया, सो जो बैच बनाया वो प्रॉपर बने, साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रॉपर उसे फिनिशिंग दे, ठीक है। सो सेल्स और डिस्पेंस में क्या मैन्युफैक्चरिंग का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सो पेटेंट एंड प्री प्रायोरिटी एक्ट्स वो होती हैं कि जिसमें क्या कहते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं इंटरनली और एक्सटर्नली प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए। पर वो कोई भी जो ड्रग बनाई होंगी, मेडिसिन बनाई होंगी, वो क्या कहते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया
ड्रग के द्वारा नहीं बनाई होंगी, या ठीक है, और फॉर द टाइम बीइंग एनी अदर फार्माकोपिया, कहता है वो जितनी भी जो पेटेंट्स ड्रग्स होंगी वो इंडियन फार्माकोपिया का यूज़ नहीं होगा, उसमें कोई और अदर फार्माकोपिया का यूज़ होगा, ठीक है, ऑथराइज्ड इन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया होगा वो फार्माकोपिया अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो जो इंडियन फार्माकोपिया वो नहीं है, अदर फार्माकोपिया विच इज़ ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट ड्रग्स आर नोन एज द पेटेंट ड्रग्स, ठीक है ना। और ड्रग्स का तो प्रिस्क्राइब्ड होंगी फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल पर्पस के लिए, किसके, ह्यूमन बीइंग के लिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कंट्रोल तो करना ना, सो कंट्रोल करना हो ड्रग एंड कॉस्मेटिक में। सो पहले आते हैं एडवाइजरी। एडवाइजरी में दो बंदे आते हैं, जैसे दो कमेटीज आती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई हमने ये रूल इसीलिए बनाया था ताकि ये दो जो टेक्निकल बोर्ड है ये आयुर्वेदिक, सिंधी और क्या कहते हैं यूनानी पे तो कंट्रोल ही करते हैं, प्लस ये एलोपैथिक के भी कंट्रोल करें, ये जो दो कमेटी थी। सो दोस्तों जो पहली कमेटी थी ड्रग टेक्निकल एडवाइस, ये एडवाइस देती थी किसके लिए? एडवाइस देती थी रिगार्डिंग द, ये एडवाइस देती थी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपको, हाँ, ये एडवाइस देती थी रिगार्डिंग द, हाँ, यहाँ पर इसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ, सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती थी रिगार्डिंग द, एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द टेक्निकल मैटर। अगर कुछ भी ऐसा कुछ मैटर है कि भी अगर कुछ खराबी आ रही है इस, ठीक है ना, सो उसके लिए ये एडवाइस देती थी। और कैरियर और कोई भी अदर फंक्शन है जो इस लॉ के अकॉर्डिंग बनाएंगे हैं, ठीक है ना, सो एनी अदर फंक्शंस असाइंड बाय दिस एक्ट, कुछ अदर फंक्शन भी हैं जो इस लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, सो उसके ऊपर ध्यान दें। कौन दें? ये जो एडवाइजरी कमेटी होती थी, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर। सो एडवाइजरी बोर्ड होती थी, वो तो एडवाइस देती थी, ठीक है ना, कि भी रिगार्डिंग द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में, या कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी हो, ठीक है ना, या कोई इसके रिगार्डिंग कोई मैटर कंसर्न हो तो उसके रिगार्डिंग मतलब एडवाइस देनी हो, किसने? ड्रग एंड टेक्निकल कंसल्टेटिव के कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? सलाह देना। सो ये दो ड्रग कमेटीज होती थी, ये अपनी ही सलाह मशवरा देते थे ताकि इस लॉ में अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी हो या कुछ भी ऐसी कुछ जो चीज़ रह गई है तो कमी पेशी, वो यही दो अच्छी मतलब ये बताते थे ताकि इसके, हाँ, इससे जो भी जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स इसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है ना। सो पहले जो टेक्निकल बॉडीज थी उस पर जो तीन आते थे, एक तो एक्स सर्विसमैन होते थे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते थे, नॉमिनेट जो कि सरकार द्वारा चुने गए होते हैं, और इलेक्टेड जो होते थे जो फार्मेसी के रिगार्डिंग पर्सन होते थे उनके द्वारा जो चुने जाते थे, ठीक है। सो फर्स्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले तो आते हैं एडवाइजरी में ये दो आती हैं, टेक्निकल कमेटीज आती हैं, साथ ही साथ एनालिटिकल भी आते हैं। एनालिटिकल में एक जो सेंट्रल की लेबॉर्ट्री होती है जहाँ सारी टेस्टिंग होती है, एक स्टेट की जहाँ सारी टेस्टिंग होती है, और साथ में साथ गवर्नमेंट का एक एनालिस्ट भी होगा जो सारी टेस्टिंग करेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करवाना, कि भाई लागू करवाना, ठीक है ना। सो एग्जीक्यूटिव में एक लाइसेंस अथॉरिटीज होती है जो लाइसेंस प्रोवाइड करते थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती थी, कंट्रोल रखती थी अपना ताकि भी कोई जो है ड्रग का प्रॉपर यूज़ हो, कोई मिस यूज़ ना करे ड्रग का। ये नहीं कि भाई बेच वो उसके पास ना सिंपल जो है क्या जो ड्रग्स हों, मतलब वो ड्रग्स जो, और वो नारकोटिक भी बेचे, ऐसा नहीं है। सो ये अगर कंट्रोल, जैसे आजकल होता है कि रिटेल शॉप में मोस्टली क्या करते हैं कि जो मतलब कि ड्रग्स तो जो डॉक्टर के द्वारा OTP OPD, सो वो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसमें क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। सो वो तो वो सोल्ड करते, साथ ही साथ वो ड्रग नारकोटिक्स ना यूज़ करें। सो इसके लिए भी वो सारी ये सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी, ये कंट्रोल रखती थी। सो ड्रग इंस्पेक्टर भी इसी में आता था, ताकि ड्रग इंस्पेक्टर का मेन रोल तो यही होता था कि ताकि वो जाके फूड डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, जहाँ मेडिसन में जहाँ सेल्स हैं या कोई जहाँ कोई भी मतलब रिटेल शॉप है, मैन्युफैक्चरिंग शॉप है, या कुछ भी फूड सैंपल कलेक्ट करने और वो सारे सैंपल जितनी भी जो ये लैब्स हैं सेंट्रल की, स्टेट की लैब, वहाँ डिपॉजिट करा सकें ताकि भी वहाँ प्रॉपर टेस्टिंग हो। अगर इन केस वहाँ पर टेस्टिंग फेल हो जाती तो फिर लीगल एक्शन होता था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सो पहले तो ड्रग जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से, दोस्तों ये आपको जो मेंबर हैं एज इट इज़ इसको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सो ये आप सिंपल लिखें, ये सारे एक्स सर्विसमैन, ये ऑफिसर होते थे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आते थे। सो वो सारे ये ऑफिसर हैं, ये सारे जैसे लिखा है कि डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर होगा वो जर्नल
डायरेक्टर, ये डायरेक्टर पोस्ट होगी। सो जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विस के लिए सो उसको भी एक चुना जाता था, एक ड्रग कंट्रोलर। ये डिफरेंट सारे जितने भी मेंबर होते थे जो कि एक एक्स सर्विसमैन होते थे, ये भी अपॉइंट किए होते थे गवर्नमेंट ने, किसमें, अपनी ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में, ठीक है। सो ये आप लिख लेना, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में आता था नॉमिनेट। नॉमिनेट का मतलब यही होता है जो सरकार द्वारा चुने गए होते थे और उन्होंने अपने, जैसे आप फिल्म में भी देखते हैं कि भी जो बेस्ट नॉमिनेशन होती है, सो इसमें भी सरकार जो है पर्सन चुनती है और अपने क्या कहते हैं ये ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में अपने पर्सन लेती है, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, एक तो एक्स सर्विस मैन होते हैं, साथ ही साथ नॉमिनेट जो कि गवर्नमेंट ही चुनती है, और एक होते हैं इलेक्टेड। जो इसी इलेक्टेड का मतलब होता है कि जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो मेन चुनिंदा लोग होते थे वो उनकी वोटिंग होती थी और वो इलेक्टेड पर्सन ही वोटिंग के द्वारा ही ये चुने जाते थे, ठीक है। इलेक्शन जैसे होती है ना, इसीलिए इसका इलेक्टेड लिखा है। सो आप ये सारे मेंबर लिख लेना। सो 1% फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फार्मेसी, से सारे ये मेंबर बताए गए हैं, ठीक है। सो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको सिर्फ मतलब क्लियर होना चाहिए कि इलेक्टेड कौन से होते हैं, जो वोटिंग के द्वारा हुए होते हैं, और नॉमिनेटेड जो गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और दूसरा आ जाता है कि एक एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं जो कि जिसे हम एक्स ऑफिसर बोल देते हैं, ठीक है। सो इलेक्टेड आता है। फंक्शन का मैंने यही बताया था आपको कि फंक्शन क्या है, इसका काम है ताकि भी ये स्टेट और सेंटर को हिदायत दे सके, ये जो एक्ट के बारे में अच्छी बातें हैं वो बता सकें, किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। कि अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई मिस यूज़ करता है ड्रग को तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना, ये सारे मेंबर ही बताते थे, ठीक है। सो अगर कुछ और भी अदर फंक्शंस होते थे तो ये फंक्शंस अगर होते थे तो ये भी इसके अलावा अदर फंक्शन जो इस एक्ट के द्वारा जुड़े हैं उसके रिगार्डिंग भी ये स्टेट को और सेंट्रल को एडवाइस देते थे, ठीक है। सो सेंट्रल लेबॉर्ट्री में क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री दोस्तों ये बताया हुआ है कि कैलकाटा में है। सो ठीक है, कलकत्ता में है। सो ये मेन है सेंट्रल, जहाँ वो लेबॉर्ट्री है जहाँ सेंट्रल की लेबॉर्ट्री दिल्ली कलकत्ता इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। सो वहाँ टेस्टिंग होती है। सो इसके फंक्शन मेन एक्चुअल में लेबॉर्ट्री का काम क्या है, लेबॉर्ट्री का काम है जहाँ सैंपल आते हैं और सैंपल आने के बाद वो प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं कि वो फेल है कि पास हैं। अगर तो फेल हो जाते हैं तो फिर तो कानूनी कार्रवाई होती है, अगर पास हो जाते हैं तो फिर वो क्या है उनको अगर जो उनको क्योंकि इंस्पेक्टर आके चेक करता है, अगर उनको अगर कभी भी शक लगे या उनको भी हाँ यार यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो वो सैंपल लेके और क्या है सेंट्रल लेबॉर्ट्री में दे देते हैं, और अगर उनको अगर वो पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो फेल हो जाते तो फिर उन पे गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेती थी, ठीक है। सो यही है सेंट्रल का, कि जो सेंट्रल जो की लेबॉर्ट्री है कलकत्ता में जिसमें टेस्टिंग होती है। और स्टेट की भी ऐसे ही लेबॉर्ट्री होती है, हर स्टेट की एक लेबॉर्ट्री है जहाँ सैंपल आते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर कलेक्ट करते हैं और वहाँ टेस्टिंग होती है कि जो स्टेट के अगर कोई सैंपल अगर फेल होते हैं तो उन पे क्या कहते हैं जो है गवर्नमेंट जो है अपना लीगल एक्शन लेती है, ठीक है। सो यही इनका लेबॉर्ट्रीज का फंक्शंस क्या है कि भी प्रॉपर यहाँ टेस्टिंग होती है सैंपल की, मैंने आपको बता दिया। फूड सैंपल की भी टेस्टिंग होती है, सेंट्रल की जो है कलकत्ता में वहाँ पर है। सो अगर स्टेट की हर स्टेट में है तो वहाँ पर फूड सैंपलिंग और ड्रग सैंपल की टेस्टिंग होती है, साथ ही साथ एक्साइज सैंपल्स जो होते हैं वो उसकी भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। आप इसको लिख लें सारा। सो ये कुछ जो लेबॉर्ट्रीज है वो किन किन की लेबॉर्ट्रीज की किन किन डिवीजन है, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिवीजन है, ठीक है। ये सारी नंबर ऑफ ये लेबॉर्ट्रीज को हमने इन डिवीजन पे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप देख लें यहाँ पर। सो दोस्तों एक एनालिस्ट क्या है, हमने पढ़ा था कि एक तो होते हैं जो एडवाइजरी, उसमें जो कमेटीज आती है DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आते हैं, उसमें आगे 3 आते हैं, एक्स सर्विस आ जाते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड आते हैं, और उसके एक है DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, एक आते हैं एनालिटिकल में आते हैं, एक स्टेट की लैब आती है, एक सेंट्रल की लैब आती है, एक एनालिस्ट होता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट वही होता है जो क्या कहते हैं जिसके पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, BSc MSc हो, साथ ही साथ नॉलेज हो एलोपैथी की, ठीक है ना। सो यही जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, ठीक है ना, इनके पास प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये पोस्ट भी होती है, गवर्नमेंट द्वारा ही ये पोस्ट आती हैं, और इनको जो ये जो जिनके पास ये BSc MSc की केमिस्ट्री की जिनके पास नॉलेज होती है एलोपैथी की, वो आगे ड्रग इंस्पेक्टर कह रहा हूँ, ड्रग एनालिस्ट लग जाते हैं, ताकि वो प्रॉपर जो है मेडिसिन की जो सैंपल्स हैं, फूड के सैंपल हैं, मेडिसिन के सैंपल, उनको टेस्ट कर सकें, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे वैकेंसी निकालती है, ठीक है इनकी। सो लाइसेंस अथॉरिटी
अथॉरिटी, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन चला रहा है, एक तो उसमें आ रहे हैं, एक तो कमेटीज़ के मेंबर्स आ रहे हैं, एक उसमें लेबॉर्ट्रीज आ रही हैं, और साथ ही उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी आते हैं जो एग्जीक्यूट कराते हैं। क्या एग्जीक्यूट के लाइसेंस प्रोवाइड करवाती हैं। लाइसेंस किसे प्रोवाइड कराती है? स्टोर को, मनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, जहाँ मैन्युफैक्चर होना, ठीक है, उसको भी है, क्योंकि अगर किसी ने अपनी फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस चाहिए। अगर उसने अपना सेल स्टोर खोलना रिटेल का, उसके लिए भी लाइसेंस, अगर उसको होलसेल का तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए को, ठीक है। सो वो जो, क्योंकि ये जो लाइसेंस अथॉरिटीज़ का कोई बंदा होगा तो उसके पास एटलीस्ट मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और टेस्ट्री का। साथ ही साथ ये बी फार्म हो या केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, बीएससी की हो केमिस्ट्री की या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की, और बी फार्म या स्पेशलिस्ट होगा। ये इसकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये आप देख लो यहाँ पर, ये ठीक है, लाइसेंस अथॉरिटी है, जो मेंबर हैं वो एक ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। सो उनकी क्वालिफिकेशन के बताया। लाइसेंस अथॉरिटी का यही है कि भी वो प्रॉपर जो है चेक करती है आगे किसी के भी, अगर तो कोई इंपोर्ट करानी है तो प्रॉपर वहाँ पर देखा जाएगा कि भी वो स्टोर हाउस कैसा है, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ है स्टोरेज के लिए। अगर तो किसी ने सेल के लिए रिटेल शॉप खोलनी तो वहाँ पर एसी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, प्रॉपर देखा जाएगा। उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर ही उसको मतलब कि वो लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे कि जितनी भी वो क्राइटेरिया, जैसे हमने किसी ने रिटेल शॉप खोलनी हो तो वो रिटेल शॉप में क्या है कि पहले तो वो देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है शॉप की, ठीक है, लेंथ ब्रेथ नोट होता है, उसमें एसी की फैसिलिटी है, क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ ड्रग्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर अगर ऑल सेटिस्फैक्शन अगर कंडीशन जो है सेटिस्फाइड करती है तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, लाइसेंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। सो ये लाइसेंस अथॉरिटी, लाइसेंस मतलब जो लाइसेंस देते हैं, अथॉरिटी मतलब जिनके पास लाइसेंस देने की ये राइट है, किसको, लोगों को जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टोर खोलना है, ठीक है। सो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ वो होती हैं जो कंट्रोल करते हैं, और इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है। सो ये कंट्रोल करते हैं कि भी मतलब कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो रही हो, कोई भी शॉप में ऐसा कुछ भी ऐसा ना हो, कोई नारकोटिक्स ना हो, कि भी वो ड्रग्स उनके पास कुछ उसने सोचा, वो ये चेक करते हैं कि ड्रग्स वो ही बेचें जो क्या कहते हैं कि भी जो मोस्टली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के बिना, डॉक्टर की जैसे हम आम केमिस्ट शॉप में चले जाते हैं तो कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी वो दे देते हैं। सो वो ही ड्रग्स दें जो नारकोटिक ना हो, ठीक है ना, नारकोटिक प्रिस्क्राइब के द्वारा ही दी जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसा इलीगल एक्टिविटी ना हो, सिर्फ वही ड्रग्स हों जो नॉर्मली बेसिस में दी जाती हैं, जैसे पीसीएम, ठीक है ना, बुखार जुकाम की, कोई भी ऐसा कोई ऐसा नशा ना दे, नारकोटिक्स ड्रग्स ना दे। सो ये क्वालिफिकेशन लिखी है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके जो मेंबर होंगे उनका एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग में, साथ ही साथ उन्होंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा हो, ठीक है। सो उसके बाद आ जाता है, हम बात करते हैं आगे दोस्तों। हम बात कर रहे थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक में, जब हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात कर रहे थे, तो एक तो आती हैं जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, लाइसेंस अथॉरिटी, एक होती हैं जो कंट्रोल रखती हैं कि प्रॉपर जो है मेडिसिन का अच्छा यूज़ हो, कोई भी नारकोटिक ना यूज़ हो। ड्रग इंस्पेक्टर वो होते हैं जो जाके ये चेक करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जो बनता है वो उसके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है बी फार्म तो होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका 18 मंथ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सी और C1 ड्रग्स, ठीक है, उस सेक्शन सी और C1 सेक्शन शेड्यूल में उसकी क्या कहते हैं अप्रूवल होनी चाहिए, जैसे इंजेक्शन में, ऑप्थेल्मिक्स में, ठीक है, बायोलॉजिकल में, इंसुलिन में और प्रोडक्ट सिरम में इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी ऐसा इंसान है जो इस 4 फील्ड आयुर्वेदिक, सिंधा या ये इनमें भी अगर उसने पढ़ा होगा तो वो भी ड्रग इंस्पेक्टर लग सकता है, ठीक है ना। सो आयुर्वेदिक, सिंधा में भी अगर जिसने ग्रेजुएशन की हुई है इन तीनों में, तो वो भी क्या कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एप्लीकेंट है, ठीक है। सो पावर यही है ड्रग इंस्पेक्टर की, क्या पावर है आपको मैंने बता ही दिया कि उसने जहाँ भी सेल हो रही है, चाहे वो होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है, वहाँ जाके प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी है, चेक करना है, और चेक करने के बाद क्या है लेबॉर्ट्रीज में बता देना है कि यहाँ पर ये जो लेबॉर्ट्रीज पे जो है सैंपल देना है, अगर तो फेल हो जाएगा तो क्या कहते फिर तो उस पर क्या कहते हैं इलीगल एक्शन करेंगे गवर्नमेंट, अगर पास हो जाती है तो वो फिर अच्छी बात है, ठीक है।
सो ये पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर होती है, ठीक है। सो कोई भी अगर स्टोर भी खोलता है तो उसके लिए भी ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पर विजिट करता है ताकि वो चेक कर सके भी वो मेडिसिन वो ही जो उसको बताई गई हैं वो ही उसने अपनी शॉप पे रखी हो, ठीक है। सो 4 डिवीजन के ऊपर जो है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अपना होल्ड करती है, जैसे इंपोर्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे। सो अगर हमने इंपोर्ट करना उसके लिए भी लाइसेंस जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग करना उसके लिए भी, अगर सेल करनी है उसके लिए भी, अगर हमने लेबलिंग एंड पैकेजिंग करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस होते हैं, ठीक है। तो वो ये हम बात, अगर दोस्तों इंपोर्ट ऑफ ड्रग, ये बताया कि जितनी भी क्लासेस है ना उन पे सब चाहे हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है ना, चाहे C1 C2 ड्रग इंपोर्ट करनी, चाहे शेड्यूल एक्स के रिगार्डिंग जो ड्रग इंपोर्ट करनी है, सबके जितनी भी ये हैं इनके लिए हमें लाइसेंस होना ज़रूरी है, तब भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर हम मतलब कि इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए भी फॉर द पर्सनल यूज़ इफ़ द ड्रग इज़ नॉट अवेलेबल, कहता है अगर हमारी कंट्री में वो ड्रग नहीं है तो अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। सो उसके बाद क्लासेस ऑफ द ड्रग कहता है कौन सी ड्रग्स हैं जो जिसकी रोक लगाई हुई है कि वो इंपोर्ट नहीं करा सकते। सो वो कौन सी हैं, मिस ब्रांडेड हैं, सब स्टैंडर्ड हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ये सारा बता दिया। सब स्टैंडर्ड जिसकी लेबलिंग अच्छी नहीं है, ये आप मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। स्पूरियस ड्रग्स या अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, इनको हम इंपोर्ट नहीं करा सकते, या फिर ठीक है ये सारी ड्रग्स जो शेड्यूल जे के अंदर आती हैं, ठीक है ना। सो आर दूज विच आर नॉट क्लेम फॉर एनी ट्रीटमेंट, जे में वही आती हैं जो कोई भी ये विच आर दूज विच आर नॉट क्लेम फॉर एनी ट्रीटमेंट, जो कोई किसी भी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स यूज़ की जा किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, वो शेड्यूल जे में आती हैं। आर दूज विच आर नॉट क्लेम फॉर एनी ट्रीटमेंट, के वो कोई भी अपनी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आती, तो उसे हम जे के अंदर लेते हैं, ठीक है। सो उसके बाद ड्रग हुज मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज बैन, कहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है बैन हुई है उनको भी हम नहीं बाहर से मंगवा सकते हैं। जो मिस ब्रांडेड स्पूरियस अडल्टरेटेड ड्रग्स है उनको भी नहीं मंगवा सकते। अंडर जे के अंदर जो एक्ट में शेड्यूल जे में जो ड्रग्स आती हैं उनको भी हम जो है मतलब नहीं मंगवा सकते, ठीक है। सो ये सारी ड्रग जो है बैन की हुई है। उसके बाद आता है किन की बायोलॉजिकल जो हैं। सो कहता भी अगर हमने इंपोर्ट करवानी है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स करने हैं तो पहले तो वो ड्रग्स के लिए प्रॉपर यहाँ स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, AC रूम्स सारे जितनी उसकी अच्छा पेंट हो, ठीक है ना। उस ड्रग बायोलॉजिकली प्रोडक्ट के जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है उनका लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए उन इंपोर्ट ड्रग्स का। सो हम उसके बाद जब ये सारी ड्रग्स रख लेंगे, उनका प्रॉपर फैसिलिटी उनको मेंटेन करेंगे, उनकी स्टोरेज कंडीशन को, फिर हम इंस्पेक्टर को बुलाएंगे ताकि वो इंस्पेक्ट करे आके और सारा जितना भी है वो सारी हिस्ट्री नोट करके और देखेगा। अगर उनको लगेगा कि ये जो ड्रग इन्होंने इंपोर्ट करवाई हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अगर तो वो ठीक है, पास हैं, तो वो फिर हमें लाइसेंस दे देगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। उसके बाद आती हैं कि नारकोटिक का भी सेम ही है कि भी हम पहले जो अपना स्टोर प्रॉपर अच्छा होल्ड करेंगे, AC पेंटिंग और क्या कहते हैं पेंट अच्छा किया हो, AC और प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन हो, साथ ही साथ रूम जितनी भी उन्होंने बताया कि जितना रूम का साइज़ होना चाहिए। उसके बाद फिर हम ड्रग को इंस्पेक्टर को कॉल करेंगे ताकि वो हमारा जो स्टोर को चेक कर सके, उनकी प्रॉपर जो उनकी कंडीशंस हैं उनको अगर वो सेटिस्फाइड करती हैं तो वो हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर देता है ड्रग एंड साइकोट्रॉपी, ठीक है। सो प्रॉपर इनका ये भी आता है कि वो नारकोटिक में तो प्रॉपर बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देखी जाती है वो इंसान की जिसको नारकोटिक का लाइसेंस मिलना होता है, उसके अगेंस्ट कोई भी स्मगलिंग का ऐसा केस नहीं होना चाहिए। अगर उसने कभी ऐसा है कि लाइसेंस लेने के बाद कुछ ऐसा गलत काम किया भी है तो उसको ठीक है, आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस अगर कुछ वो गलत काम कर भी रहा है तो उसके लिए भी उसको पेनल्टीज और क्या कहते हैं ऑफेंस होगा, ठीक है ना। सो इतनी इजीली नहीं मिल जाते, क्या लाइसेंस नहीं मिल जाते, ठीक है। सो कौन सी कहता है ड्रग इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन टेस्ट, कहता है अगर हमने कोई ड्रग्स जो कि इंपोर्ट करवानी है फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए तो उसके लिए हमें पहले 11 नंबर फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा। सो परमिशन लेनी पड़ेगी हमें अथॉरिटी की ताकि वो हमें लेटर दें और गवर्नमेंट एनालिस्ट के अगर साइन होंगे तभी जो है वो हम ड्रग को मतलब ये जितनी भी ड्रग्स आती हैं इसके लिए ये टेस्ट फ्रॉम अब्रॉड, अगर हमने अब्रॉड से टेस्ट करवानी हो तो उसके लिए हमें पहले 11 नंबर फॉर्म फिल करना होगा, फिर वो हमें गवर्नमेंट जो 11 नंबर फॉर्म फिल करेगी, अगर तो एनालिस्ट के साइन होंगे उसके बाद ही हम अब्रॉड में उस ड्रग की टेस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो ये सारा रिकॉर्ड जो है ड्रग इंस्पेक्टर रिकॉर्ड करता है, ठीक है।
ठीक है, जितनी भी ड्रग्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं उनकी जो टेस्टिंग अगर हमने करवानी हो तो उसके लिए हमें 11 नंबर फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, सो ड्रग इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सनल, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए भी, जैसे मैंने कोई ड्रग मंगाई है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैं 100 से ज़्यादा डोज नहीं मंगा सकता। अगर मैं 100 से ज़्यादा डोज मंगाऊंगा तो उसके लिए मेरे को 12 फॉर्म भरना होगा और मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है ना, एक लेटर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लेटर के द्वारा एक परमिशन लेनी पड़ेगी और वो एक फिर क्या है कि साथ ही साथ एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी मिलेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, इफ़ सेम फॉर इफ़ सम गेन इशू फॉर अब्रॉड। ठीक है, सो ये चीज़ आती है कि भी जो जितनी भी ड्रग्स जो हमने पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर मंगवानी है वो हमें 100 डोज ही मिलती है। 100 से ज़्यादा के लिए हमें 12A 12B का फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें एक गवर्नमेंट को जो लेटर भी लिखनी पड़ेगी परमिशन के लिए, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनेगा जो बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्रग मंगवा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, कहता भी इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग्स विदाउट, कहता कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस। पहली तो आती है माल्ट आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है, सेरेलैक्स, ओट्स, ये विदाउट हमें लाइसेंस के हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, बाहर से मंगवा सकते हैं। ठीक है, सो दूसरा आ जाता है कि भी क्या कहते हैं पेनल्टीज रिलेटेड टू द इम्पोर्ट, कहता है कि पेनल्टीज अगर तो इंपोर्ट करने कोई विद और विदाउट लाइसेंस अगर करता है तो मिस ब्रांडेड स्पूरियस ड्रग्स के लिए और अडल्ट्रेटेड की इंपोर्ट करता है, तो अगर वो पकड़ा जाता है तो पहली बार इसको 3 साल का जुर्माना और 5,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसको सेकेंड टाइम 5 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके बाद लिखा कि स्मगलिंग अगर इंपोर्टिंग होती है, कोई स्मगलिंग के रिगार्डिंग कोई इंपोर्ट होती, तो जैसे कोई ऐसा मतलब स्मगलिंग के द्वारा कोई बाहर से मंगवाई जा रही तो उसके लिए उसको 6 महीने का जुर्माना और 500 रुपया देना पड़ेगा। सेकंड टाइम से वो स्मगलिंग करके सामान मंगवाता तो 1 साल का उसको मंगवाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, 1 साल की सज़ा और 1,000 रुपया जुर्माना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कि पर कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फॉर द इम्पोर्ट, कहता है वही जो कॉस्मेटिक है जो इंपोर्ट हमने करवानी है, तो जो मिस ब्रांडेड स्पूरियस और क्या कहते हैं हार्मफुल सब्सटेंस वो हम बाहर से नहीं मंगवा सकते। ठीक है, मैन्युफैक्चरर वही होता है जो मतलब कि उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद ये लिखा है मैन्युफैक्चर क्या होता है कि रूल फॉर द मैन्युफैक्चर के भी अगर पहले तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो क्या कहते हैं C1 और C2 ड्रग्स को क्या कहते उसके बाद लिखा है कि भी रूल फॉलो एंड ऑफेंस एंड द पेनल्टीज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। सो कहता अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है ना, पहले तो बात अगर मैन्युफैक्चरर को अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और वो क्या कहते हैं जितनी भी ड्रग है सबके लिए मिल जाता है एक्सेप्ट C1 और C2 के लिए। C1 एंड C2 के लिए ड्रग मेड एक्सेप्ट शेड्यूल C1 एंड C2 लाइक टैबलेट्स। ठीक है ना, सो मैन्युफैक्चरिंग को सबके लिए मिल जाता है। अगर वो इंजेक्शन के लिए अगर किसी भी जैसे टैबलेट्स के लिए भी बना रहा है सिंपल, उनके लिए तो लाइसेंस मिल जाता है। सो क्या कहते हैं C1 C2 के लिए उसको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, सो ड्रग मेड एक्सेप्ट C1, हाँ, सो C1 C2 के लिए अलग से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा जो इंजेक्शन पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, टैबलेट के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो लाइसेंस होगा वो किसके लिए मिलेगा, मैंने आपको बताया है कि भी वो आपको मिलेगा फॉर C1 C2 जितने ऑफ्थैल्मिक प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट सीरम आ जाते हैं, उनके लिए मिल जाता है। सो अगर तो नहीं भी नहीं मिल रहा ना, तो फिर लोन लाइसेंस भी ले सकते। जैसे मेरे पास एक लाइसेंस है, तो कोई बंदा जिसको नई लाइसेंस मिला तो वो मेरे लाइसेंस पे अपनी जो C1 और C2 ड्रग्स जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ठीक है, टैबलेट की तो उसको ईजिली मिल जाएगा। अगर C1 C2 का ड्रग के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा, जितने भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं वो अगर नहीं मिल रहा तो वो लोन लाइसेंस ले सकता है। ठीक है ना, सो उसके बाद एक रीपैकेजिंग आता है कि जैसे किसी के पास पैकेजिंग का लाइसेंस नहीं है तो वो रीपैकेजिंग वाला भी ले सकता है कि जैसे मेरे पास पैकेजिंग है तो दूसरे बंदे के पास पैकेजिंग का लाइसेंस नहीं है तो वो मेरे से रीपैकेजिंग जो है वो लाइसेंस ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोहिबिशन, कहता है कौन कौन सी, कहता है प्रोहिबिशन मैन्युफैक्चर जो मिस ब्रांडेड स्पूरियस अडल्टरेटेड है ये नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता। और इफ़ एनी कंपनी और ड्रग वी आर नॉट मैन्युफैक्चर फॉर दिस,
हाँ कहता है, और ड्रग विच आर डेंजरस फॉर द, कहता है वो ड्रग्स जो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक वो नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, जिनकी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है। साइक्लोमेट्स की क्या कहते हैं वो नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। और कोई भी ड्रग कंपनी ड्रग देन वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग दैट ड्रग, ठीक है। ठीक है, सो इसमें वही मतलब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई कंपनी मना करती है तो वो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको प्रोहिबिशन है, ठीक है ना। सो अगर